नमस्कार। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं सुरभि और हम लोग सुबह से लाइव है और नए नए कलाकारों के साथ हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं और 15 अगस्त का जश्न मना रहे हैं। तो अब है कर्टेन क्रॉनिकल्स, यानी थिएटर की ये सीरीज़ है और थिएटर की सीरीज़ में हम लोग बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट को आपके सामने लाते हैं। हमारा पिछला एपिसोड नाट्य शास्त्र पे था, जिसमें एसएनए के डिप्टी डायरेक्टर सुमन कुमार जी हमारे साथ में थे, और हमारा आज है दूसरा एपिसोड जिसमें हमारे साथ में खास मेहमान हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं। सीधी है ना, सीधी से आए हैं, मध्य प्रदेश के सीधी से आए हैं, रोशनी प्रसाद। अगर आपने कभी मेरा प्रोफाइल देखा होगा तो मैं इनके इवेंट्स, महाऔर और ये सब कवर भी करते थे आज तक के माध्यम से। तो सबसे पहले रोशनी जी का हम स्वागत करेंगे, रोशनी भैया का हम स्वागत करेंगे अपने शो पे। और अब मैं आपसे समझूंगी कि आपका जो ये है पूरा, मतलब जो जर्नी है कि आप कैसे आए इसमें, कैसे जुड़े, तो थोड़ा सा पहले अपना परिचय दीजिएगा और उसके बाद फिर हम आपका बघेल का जो फोक थिएटर है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूं। मेरा नाम रोशनी प्रसाद मिश्रा है और मेरा जन्म ऐसी जगह पे हुआ था कि आज वो संजय टाइगर रिजर्व में आता है, खैरा एक गांव है, और वहाँ पिताजी मेरे सर्विस में थे जंगल विभाग में, तो वहीं पर मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद हम लोग सिलवार गांव है, वहाँ के स्थायी निवासी हैं, और वहाँ से मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो मैं जब दूसरी तीसरी कक्षा में था तो उस समय हमारे बड़े भैया लोग रामायण गाया करते थे, तो उसमें बैठा लेते थे, छोटा था तो मैं भी थोड़ा सुर लगाता था, और होते करते गायन में रुचि रही अपनी। और इसके बाद जब मैं 10वीं क्लास में था तो घर वालों को लगा कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा ठीक ठाक से, यहाँ कहीं यहाँ रामायण में जाता है, कहीं कहीं जाता है, तो उन लोगों ने शहर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। लेकिन शहर भेजने के बाद क्या हुआ कि वहाँ और अच्छे अच्छे कलाकारों से मुलाकात होने लगी, तो कभी मेरा गायन बंद नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो यूथ फेस्टिवल में मैंने ड्रामा किया। 1226/7 पहला नाटक था हमारा, श्री अशोक तिवारी जी के साथ शुरू हुआ। और ये सौभाग्य था कि उसके पहले भी वो यूथ फेस्टिवल कर रहे थे, ड्रामा डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके पहले कभी सीधी का नाटक संभाग के बाहर रीवा से आगे नहीं जाता था। और पहली बार ऐसा संयोग बना कि हम लोग पहली बार संभाग में गए, और फिर हम लोग उसके बाद राज्य स्तरीय इंदौर में था, वहां गए। और राज्य स्तरीय में 2 से 4 फरवरी 2005 में था इंदौर में, और वहीं पहली बार नीरज जी से मुलाकात हुई मेरी। नीरज की पढ़ाई इंदौर में चल रही थी, वहाँ वो यूनिवर्सिटी की तरफ से वॉलंटियर थे फेस्टिवल में, और उनको जब पता चला कि रीवा से टीम आई हुई है ड्रामा की यूथ फेस्टिवल में, तो वो मिलने के लिए आए। और जब मिलने के लिए आए तो उनको पता चला कि सीधी की टीम है, और सीधी की टीम है, तो फिर मिलने आए, वहीं से दोस्ती हुई। और हम लोगों ने प्लान किया कि जब वो छुट्टी में कभी आएंगे सीधी वापस, तो हम लोग मिल के थिएटर करेंगे। और वो आए भी दीपावली की छुट्टी में, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बना क्योंकि छुट्टियों में सब जो स्टूडेंट थे वो सब चले गए अपने अपने घर, तो कुछ हो नहीं पाया उस समय। लेकिन गर्मी में हम लोगों ने एक 30 दिन की कार्यशाला सीधी में किया, और उस कार्यशाला में हम लोगों ने पहले तो भूमा नाटक तैयार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो रहा था कि जो एक्टर आ रहे थे वर्कशॉप में प्रतिभागी, तो आते थे 2-4 दिन करते थे, फिर वापस चले जाते, फिर नया आता था। ऐसे करते करते लगभग 15 दिन बीत गए, 15-16 दिन। इसके बाद हम लोगों को लगा कि ये नाटक नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने एक कॉमेडी नाटक रेलवे इनकाउंटर शुरू किया, और 8 दिन बाद उसका शो किया 5 अप्रैल 2005 को मानस वन सीधी में। और कुछ मूका अभिनय भी किया, संगीत का भी कार्यक्रम था, लेकिन लोगों को अच्छा लगा। और उसके बाद फिर लगातार हम लोग काम करते रहे 2006 में भी वर्कशॉप किया, 7 में भी किया, और 2006 में थिएटर डिपार्टमेंट खुला खैरागढ़ में, तो हमने 2 फॉर्म मंगवाए, नीरज जी के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन उस समय जब समापन था कार्यशाला का 2007 में, 7 जुलाई 2007 को, तो राजेंद्र गुप्ता सर आए हुए थे मुंबई से, बसंत निर्गुणे सर आए थे। तो राजेंद्र गुप्ता सर ने कहा कि क्या करना है, तो
तो नीरज ने कहा कि हमको तो फिल्म में काम करना है। उन्होंने कहा फिल्म में काम करना है तो खैरागढ़ की जाओगे, फिर वहां से लौटने के बाद भी वही काम करना पड़ेगा तुमको, तो तुम मुंबई आ जाओ और वहीं कोई काम करो देखो। तो नीरज चले गए मुंबई, माया एकेडमी में एडिटिंग का काम सीखने लगे। कुछ महीने तक थे, पैसे भी जमा कर दिए, लेकिन मजा नहीं आया तो वापस सीधी आ गए और मैं चला गया खैरागढ़। वहां से थिएटर की 3 साल की पढ़ाई किया और सौभाग्य से गोल्ड मेडलिस्ट भी था मैं वहाँ का थिएटर से। और इसके बाद हम लोगों का ये प्लान था कि लौट कर सीधी में ही काम करना है, सीधी के लिए ही काम करना है। शो करेंगे पूरी दुनिया में, लेकिन हमारा केंद्र जो होगा वो सीधी होगा। तो सीधी में हम लोगों ने लगातार काम, इस बीच जब मैं खैरागढ़ में पढ़ रहा था, जब छुट्टी होती थी दीपावली में या गर्मी की छुट्टी, तो उस बीच में आता था सीधी में और वर्कशॉप करता था 15 दिन की, 1 महीने के, और फिर वापस चला जाता था। और इसी बीच खैरागढ़ में बहुत सारे लोक कलाकारों को देखा, तीजन बाई जी को सुना, रेखा देवार जी को सुना, हबीब तनवीर जी का नाटक देखा। उसके बाद लोक में रुझान बढ़ा और जो एक्सपर्ट आते थे तो पूछते भी थे कि आपके यहाँ क्या स्पेशल है। तो मैं समझता नहीं था कि स्पेशल मतलब। फिर उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई लोक कला हो या कुछ इस तरह का। तो हम लोग पहले लोक कला को ऐसा मानते थे कि हमारे यहाँ के आदिवासी हैं, पी खा के रात भर नाचते वाचते रहते हैं, इस तरह की हम लोगों की जो थिंकिंग थी। लेकिन वहां से हम लोगों की सोचने की जो दृष्टि थी वो बदली और उसके बाद हम लोगों ने खोजना शुरू किया कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हैं। तो 2009 में पहली बार मैं अपने बड़े भैया श्री राम अवतार मिश्रा जी के साथ गया। बकवा गांव है और बकवा में गया तो एक जगन्नाथ जायसवाल जी हैं उनके मित्र, उनके माध्यम से कलाकारों से मिला, गुदुम बाजा और कर्मा वालों से। लेकिन वो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लिए कलाकार लोग, क्योंकि उनके साथ कई बार इस तरह के छल हुए थे कि लोग आते थे, मिलते थे, काम निकाल के चले जाते थे। तो फिर कुछ लिफ्ट नहीं दिए, फिर दोबारा हम गए, बैठे रहे 2-3 घंटे तक। अंदर पिखा के कुछ लोग ताश खेल रहे थे, कुछ लोग, महिलाएं निकली, बोली कोई है ही नहीं है। फिर पता चला कि मैं बोला कि आज कर्मा देख के ही जाऊंगा। मैंने सुना था कि एक बार नवरात्रि में हमारे यहाँ कर्मा नृत्य हुआ था, वही की महिलाएं और पुरुष आए थे करने के लिए। और कर्मा करते करते एक छोटा बच्चा था वहीं लिटा दिए और वो गिर के और कहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो कर्मा नृत्य करते रहे, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तब देखे तो बच्चा नहीं रहा। तो मैंने कहा कि ऐसे कौन से कलाकार हैं कि इतना खो जाते हैं, कि इतना भी ख्याल नहीं रखते और अपने उसमें कला में इतना खो जाते हैं। तो मैं पता लगाना शुरू किया, फिर दोबारा गए उनके पास, फिर वो कर्मा नृत्य किए और उसके बाद हमने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं और आपको बड़े मंच में ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप देखने आए तो देख लीजिए। ऐसे आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। इसके पहले होता क्या था कि जब कोई नेता आते थे, मंत्री आते थे, तो उनको रैली में ले जाते थे, फिर इसके बाद छोड़ देते थे थोड़ा बहुत कुछ देके। तो इसलिए उनका विश्वास किसी के ऊपर होता नहीं था जल्दी। लेकिन 2010 में हम लोगों ने एक महोत्सव किया, सीधी लोकोत्सव के नाम से, और उसमें स्विट्जरलैंड से विश्व लेखक संघ की सदस्य स्टेला ड्यूप्लिस जी आई, बसंत निर्गुणे जी आए भोपाल से, और देश भर के कला समीक्षक, साहित्यकार, पत्रकार सब लोग आए वहां पर। और हम लोगों ने ऐसा डिजाइन किया था कि सीधी में उद्घाटन होगा और समापन सीधी में होगा, लेकिन महोत्सव गांव-गांव में करेंगे जिस गांव में लोक कलाकार हैं। ऐसे हमने 5-6 गांव चुने और वहां जा जाके सारे गेस्ट जो थे, गाड़ियों से हम लोग जाते थे, वहीं मंच बनता था, वहीं जाके देखते थे और उनका सम्मान करके चले जाते थे कलाकारों का। तो जब गांव में 10-12 गाड़ी एक साथ जा रही हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो गांव वालों को भी लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है और कलाकारों को भी भरोसा होने लगा। इसके बाद फिर हमने एक कार्यशाला किया बकवा में 75 दिन की। उसमें तैयम नाटक तैयार करना था, लेकिन हो ये रहा था कि 15-20 दिन तक तो हम लोग कोशिश करते रहे। हिंदी में नाटक था तो उन लोगों को हिंदी आती नहीं थी, तो वो लोग बोलना कुछ होता था और बोलते कुछ थे। तो ऐसे करते करते पहले बहुत प्रयास किए। जब लगा कि ये मुश्किल हो रहा है तो फिर हमारा जो ग्रुप था सीधी में, तो हम उन लोगों को 15 लोगों को सीधी से ले गए बकवा और एक्टिंग वाला पार्ट उनको दिया और म्यूजिक वाला पार्ट वहां के कलाकारों को दिया। इस बीच में 1-2 दिन की सेमिनार कुछ था सीधी में, तो मैं यहाँ आ गया। तो रजनीश और पंकज, 2 लोग
वहां बकवा में छोड़ के आया तो सारे लोग आना ही बंद कर दिए, और फिर आते थे तो नशा करके आ जाते थे। तो मैं बोला कि नशा करके मत आइए रिहर्सल में, तो फिर वो लोग धीरे धीरे कम हो गए। और होते करते ऐसा हुआ कि एक दिन तो कोई भी नहीं आया, मतलब जिसके घर में रिहर्सल करते थे वो भी पी के सो गए थे। फिर चाची उनको बहुत डांटी कि आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं लोग करने के लिए। फिर धीरे धीरे करते करते फिर पहले रात में रिहर्सल करते थे, तो दिन भर वो काम किए रहते थे, तो रात में थके रहते तो पी लेते थे रिहर्सल में आने से पहले। तो हमने कहा आप दिन में रिहर्सल करेंगे। जब सीधी की टीम गई तो उन्होंने कहा कि हम दिन में रिहर्सल करेंगे तो हम मजदूरी लेंगे, क्योंकि हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास पैसे तो हैं नहीं। तो फिर वो लोग बाकी चले गए, 5 लोग बचे, तो 5 लोग म्यूजिक में रहे और बाकी हम लोग एक्टिंग में रहे। तो करते करते नाटक अच्छे से तैयार हुआ, लेकिन रिहर्सल देखने के लिए वहां बकवा में 150 से 200 लोग रोज आते थे। मतलब जैसे शो हो रहा हो ऐसे आंगन में हम लोग बाहर रिहर्सल करते थे, पूरे गांव के लोग आ जाते थे। बीच में 1-2 लोग पी के आए तो गाली गलौज भी किए, डिस्टर्ब करने की कोशिश किए, लेकिन वहां के फिर कुछ लोगों को हमने बुलाया तो उन लोगों ने सपोर्ट किया। फिर इस बीच एक मोटर पंप चोरी हो गया, तो वहां के सरपंच को गांव वालों ने बोला कि बाहर के लोग आए, यही लोग चोरी करवाते होंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं छोटी मोटी हुई। इस बीच में हम लोग के पास पैसे भी नहीं थे खाने के लिए, तो नीरज के पापा से हम लोग उधारी ले लेके करते थे। तो छुट्टी फंस गई 2-3 दिन की, तो नीरज पापा बोले कि पहले से बताना चाहिए कैसे होगी व्यवस्था। तो हम लोग उधारी लेते थे कि यादव के यहाँ से किराना वगैरह, तो वो मना कर दिया, बहुत पैसा हो गई। तो फिर एक गुप्ता के यहाँ से लेने लगे। 1-2 दिन राशन नहीं था, सब्जी नहीं था, तो फिर हम लोग क्या किए, एक प्रद्युम्न शुक्ला थे हमारे ग्रुप में, तो हारमोनियम बजाते थे, कोई ढोलक बजाता था, तो हम लोग ढोलक हारमोनियम लेके निकल चले गाँव में रिहर्सल के टाइम के पहले। तो निकल के चले तो सब घर में जा जाके 1-2 गाने गाते थे। तो फिर कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई आटा, कोई सब्जी, जिसके पास जो था। मैं करना थिएटर ही था। तो फिर 3-4 दिन तो ऐसे हम लोग गुजार दिए। फिर पैसे आए, फिर उन लोगों का उधारी चुकाया, फिर ऐसे करके 75 दिन बाद एक वहां शो किया, फिर सीधी में शो किया, और उसके बाद संगीत नाटक अकादमी ने 2 शो करवाए उसके। एक तो हम लोगों ने रायगढ़ में किया इप्टा के फेस्टिवल में, और एक रायपुर में संगीत नाटक अकादमी के फेस्टिवल में किया। उसके बाद हमारा शो पटना में और आजमगढ़ में, लगातार 4 शो किए। तो जो 5 कलाकार थे, लोक कलाकार, उनके बहुत सारे फोटो वीडियो बन गए थे। तो वो हम लोगों ने गांव में जाके दिखाया, और बाकी लोगों को जो छोड़ दिए थे तो वो लोग प्रभावित हुए और बोले कि हम लोग भी जुड़ेंगे फिर से। फिर करते करते जो 200-300 वहां के कलाकार हैं सब लोग जुड़ गए। और इसके बाद फिर हम लोग, पहले तो हम लोग जैसे गए लोक कलाकारों से जुड़ने का ये मकसद था कि हम लोग वहाँ की कुछ शैलियों को लेंगे, वहाँ की लोक धुनों को लेंगे, और उनको लेकर के हम लोक तत्व को लेकर नाटक में समाहित करेंगे, और नाटक को सुंदर बनाएंगे, प्रभावी बनाएंगे। लेकिन लोक कला से ऐसे लगाव लगा कि फिर हम लोग उससे अलग हो ही नहीं पाए। और फिर बकवा जैसे हम लोगों ने लोक कला ग्राम बनाना शुरू किया। बकवा को पहला लोक कला ग्राम हम लोगों ने घोषित किया, और इंद्रवती नाट्य समिति का एक ब्रांच की तरह उसको बनाया। और उसके बाद जहां जहां हम लोग खोजने शुरू किए कि कहाँ कहाँ और लोक कलाकार हैं, और ऐसे बिंज के 365 ग्रामों में हम लोगों ने लोक कला का ग्राम बनाया। और हमारा ये प्लान था कि भविष्य में कभी ऐसा समय आया तो हम लोग 365 दिन का एक फेस्टिवल करेंगे, और एक दिन एक गांव में करेंगे। अच्छा। तो अभी ऐसा हो नहीं पाया। हम लोग 51 दिन का फेस्टिवल किया, महावर महोत्सव 111 दिन का किया। उसके बाद ये प्लान था, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो वो संभव नहीं हो सका। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कभी हो, क्योंकि जो हम लोग सोचते गए तो लगता था कि होगा नहीं, लेकिन होता गया। भले देर से हुआ, लेकिन होता गया। तो हो सकता है भविष्य में वो भी हो। और फिर हो गया, लगातार काम करते रहे, लोग दोनों पर काम किए, अभी भी काम कर रहे हैं जी। और हमारे यहाँ लोक नाट्य की परंपरा सिर्फ रामलीला थी, अगर अच्छे से कहा जाए तो। क्योंकि और वो भी बघेलखंड की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी हो रहा है, और हमारे मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। तो चित्रकूट में ज्यादा होता है। चित्रकूट आधा मध्य प्रदेश में है, आधा उत्तर प्रदेश में है। तो बघेलखंड का भी माना जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो किताबों में हमने पढ़ा तो उसमें मिला कि हमारे यहाँ 3 लोक नाट्य है। एक छाहूर,
एक हिंगला, एक लकड़बग्घा। लेकिन हम लोग खोजना शुरू किए तो छाहूर लोक गाथा के रूप में मिला, और उसके साथ और भी कई गाथाएं मिली। सरवन गाथा मिली, पदुम कन्हैया गाथा मिली, चंदनुआ गाथा मिली, ऐसे बहुत सारी गाथाएं मिली, लेकिन लोक नाट्य नहीं मिला। और लकड़बग्घा जो मिला वो लोक नृत्य के रूप में मिला, जो कुसमी एक अंचल है आदिवासी क्षेत्र, वहां के आदिवासी लोग करते हैं। तो वो सैला नृत्य से मिलता जुलता नृत्य है। उसमें लकड़बग्घा अलग अलग जानवरों के मूवमेंट में वो लोग डांस करते हैं। और हिंगला तो अभी नहीं मिला। एक लोकनाट्य और है, जिंदबा बोलते हैं जिसको, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं दैया गिनते हैं। तो जब बारात प्रस्थान कर जाती है तो फिर इसके बाद महिलाएं पुरुष का वस्त्र धारण करती हैं, मूछ बनाएंगी, मेकअप करेंगी, और उसमें कोई दूल्हा बनेगा, कोई दुल्हन बनेगी, कोई समधन। ये सारा आदिवासियों में नहीं, सब में होता है, सब में होता है, वो सब जातियों में होता है। तो वो लोग फिर कितना दहेज मिला, क्या हुआ, वो सारा वो नाटक होता है महिलाओं का। एक वो भी लोकनाट्य है अपने यहाँ, लेकिन उसमें पुरुष जात को वर्जित रहता है, पुरुष नहीं देख सकता उसको। किसी में उसमें गाली गलौज भी करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं, तो वो लोकनाट्य है। लेकिन छाहूर जो है, छाहूर को एक गोमती प्रसाद विकल हमारे यहाँ साहित्यकार थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें कुछ कविता लिखे उन्होंने छाहूर पर, और उनको लोक तत्व कहीं मिला होगा छाहूर लोक गाथा में, तो उसको उन्होंने कविता रूप में लिखा। और उसके बाद 2002-3 में योगेश त्रिपाठी जी हैं एक हमारे यहाँ नाटककार रीवा में, उन्होंने इस पर नाटक लिखा छाहूर। और उस नाटक का मंचन भी कई जगह, जबलपुर में हुआ, दमोह में हुआ, कई जगह हुआ। उसके बाद फिर हम लोग लोक गाथा से रिसर्च करने के बाद नरेंद्र ने लोक गाथा से एक पात्री नाटक लिखा छाहूर, और उसका मंचन हम लोगों ने सीधी में किया, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और कई राज्यों में उसका हम लोगों ने शो किया। तो छाहूर में भी उसमें अभिनय के तत्व तो हैं सारी गाथाओं में, लेकिन उसे लोक नाट्य नहीं कहा जा सकता, पर लोक नाट्य शैली जैसा है। और हम लोगों ने फिर बहुत सारे नाटक लिखे जिनको हमने लोक शैली में किया, जैसे लतमरबा हमने 2012 में लिखा, और हमारे और नीरज के निर्देशन में वो हम लोगों ने तैयार किया। पटना में शो किया, छिंदवाड़ा में किया, विशाखापट्टनम में किया, दिल्ली में किया, मुंबई में किया, कई जगह उसके शो हुए। और 2012 में जब हम छिंदवाड़ा में हम लोगों ने शो किया, तो पहली बार तो 2011 में हम लोगों ने तैयार किया था उसको। 2012 में जब छिंदवाड़ा में हम लोग शो किए, उस समय दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, तो हम लोगों ने उससे रिलेट नहीं किया था नाटक को, लेकिन दर्शकों ने उसको रिलेट किया उससे। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें गैंग रेप का सीन है, लेकिन उसमें कहीं रेप जैसा सीन ही नहीं है लतमरबा में। अच्छा। लेकिन लोगों को समझ आता है, लोग फील भी करते हैं। हमने जब NCPA मुंबई में किया तो वहां विदेशी दर्शक भी थे, उन्होंने फील किया, रोने लगे वो इमोशनल सीन देखकर। लेकिन कहीं उसमें गैंग रेप है नहीं, उसमें सैला नृत्य होता है। सैला नृत्य में जैसे खजुराहो में बहुत सारे वो आपको देखने को मिलेंगे मूर्ति जो है अलग अलग आसन में, तो उसी तरह हम लोगों ने डिजाइन कर दिया सैला नृत्य के साथ। और हम लोग का हम लोग की कोशिश थी कि इस नाटक को परिवार के साथ बैठकर देख सकें, कोई बलगरता भी ना हो और लोगों को समझ भी आ जाए। तो वो पहली कोशिश थी लोक नाट्य शैली की हम लोगों की। और पहले तो हम लोगों ने तैया में प्रयोग किया था, लेकिन वो हिंदी में नाटक था और लोक शैली थी, तो उतना शायद नहीं बन पाया था जो लतमरबा में बना। और उसके बाद 2012 में कर्णभारम का शो हम लोगों का फाइनल हो गया था कि होना है आगरा में पहला शो, और हम लोगों की तैयारी शुरू नहीं हुई थी। पहले हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ना शुरू किया, तैयार किया सब कोई, फिर इसके बाद उसको हिंदी में किया, फिर उसमें भी नहीं मजा आया, तो फिर हमने कहा बघेली में करेंगे। बघेली में किया और उसमें बहुत सारे गाने लिखे गए। बघेली में नीरज की बच्ची हुई थी जो अनुभूति है निक्की, तो उसका बरहाव था। बकवा से बहुत सारे 50-60 कलाकार आए थे, कर्मा कर रहे थे, गुदुम शैला कर रहे थे। तो उसी समय एक कर्मा का धुन मेरे दिमाग में बैठ गया। उसके लिरिक्स तो याद नहीं रही, लेकिन धुन उसका दिमाग में बैठा रहा, और उसी धुन में मैंने पहला गाना उसका लिखा कर्णभारम का। और वो फिर वहीं से नाटक की बघेली में लिखने की शुरुआत हुई, और हम लोगों ने 12 दिन के अंदर फिर आगरा में शो किया उसका।
और द हिंदू में उसमें कवरेज मिला था, तो उसमें दो पेज छपा था, और उसमें एक पेज में मतलब 3 दिन का फेस्टिवल था, एक पेज में पूरे फेस्टिवल का छपा था और एक पेज में मेरे नाटक का छपा था। ना हारमोनियम हारमोनियम तो मैं प्ले नहीं करता, थोड़ा बहुत आता है। हाँ, पर सुना सकते हैं। तो कर्णधारम का पहला गाना मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। ये लास्ट का गाना मैंने लिखा था पहले। सबसे पहले बताइए कि गाना मतलब क्या है। वो कर्ण है, जो कर्ण जीवन भर संघर्ष करता रहा। एक तो जन्म हुआ, उसकी माँ की शादी नहीं हुई, उसको जल में प्रवाहित कर दिया गया, फिर जन्म किसी ने और ने, पाला किसी और ने, और उसके बाद भी युद्ध में गया तो वहां भी उसको संघर्ष करना पड़ा। माँ ने पहले कह दिया कि मेरा बेटा नहीं है, फिर जब पता चला कि जब अर्जुन 5 पांडव मारे जाएंगे तो फिर उसने कहा कि इनको छोड़ दो, तुम भी भाई हो इसके। बहुत सारा संघर्ष है, और उस तरह के कर्ण आज भी बहुत सारे कर्ण घूम रहे हैं जिनका पता भी नहीं है। तो उसकी पीड़ा को लेकर हमने लिखा था। करण अभागा तोरे भागे नहीं जागा, ऐसन चलना चलिन भागमान। करण अभागा तोरे भागे नहीं जागा, ऐसन चलना चलिन भगवान। फिर जब वो दीक्षा लेना होता है, कृष्ण भगवान आते हैं, चल करके दांत मांगते हैं, तो पहले तो कहते हैं कि ये शूद्र है, उसको हम वो धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, लेकिन द्रोणाचार्य मना कर देते हैं। लेकिन जब वहां उनको भिक्षा मांगना हुआ तो उसके बाद फिर नहीं देखते कि किस जाति का है। तो फिर इसके लिए दूसरी लाइन है कि दीक्षा लेते के दीक्षा देते के बामन पूछे, मागिलिहिन सूत से दान। दीक्षा देते के बामन पूछे, मागिलिहिन सूत से दान। दान मागिन्ही के प्राण मागिन्ही, ऐसन मागी लिहिन वरदान। और इंद्र आते हैं छल करके उससे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तो वो लाइन है कि दान मांग रहे हैं या प्राण मांग रहे हैं, दान के बहाने। दान मागिनी के प्राण मागिनी, ऐसन मागी लिहिन वरदान, ऐसन मागी लिहिन वरदान। ऐसा। अच्छा, तो ये मतलब पूरा जो ये कर्णधारम का ये अंतिम गाना है। उसके पहला जो गाना है कर्ण कुंती संवाद है। तो वो कुंती कहती है कि तुम मेरे ही पुत्र हो, और वो कहता है कि मैं कैसे हो सकता हूँ, ये तो राधा और अधिरथ बता पाएंगे कि मैं किसका पुत्र हूँ। तो वो कुंती कहती है, करण रे ते आहे सूरज के लड़का। वो कुंती कहती है। अब मुझे हाँ बोलिए। गई आप गई। करण रे तो आहे हमारा एक लड़का। तो वो कहता है कि हम कैसे आपके लड़के हो सकते हैं, ये तो राधा और अधिरथ ही बता पाएंगे कि मैं किसका पुत्र हूँ, क्योंकि मुझे तो बार बार चला जा रहा है, और जब ऐसा लग रहा है कि आपके 5 पुत्र मारे जाएंगे तब आप ऐसा बोल रही हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। मतलब इसमें ये पूरा जो करण के साथ छल हो रहे हैं वो पूरा उसको बयान कर रहे हैं ना, ये इसी पे एक गीत है पूरा। हाँ। अब मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, जैसे एक ट्रेडिशनल थिएटर होता है और एक आपने कहा ना कि लोक नाट्य है, तो दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बताइए कि लोक नाट्य जो है और ट्रेडिशनल थिएटर क्या है, फर्क क्या है दोनों में? लोक नाट्य और ट्रेडिशनल थिएटर तो लगभग सेम ही है। वो पारंपरिक थिएटर हो गया और वही लोक नाट्य भी है। पारंपरिक जो परंपरा अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो वही है। अनुष्ठानिक
उसको उसी को हम अनुष्ठानिक नाटक भी कह सकते हैं, लोक नाट्य भी कह सकते हैं और पारंपरिक नाट्य भी कह सकते हैं। लेकिन वो तीनों एक ही चीज है जो परंपरागत तरीके से चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। पहले हमारे पूर्वज किए, फिर उसी नाटक को हम कर रहे हैं, फिर आगे वाली पीढ़ी कर रही है। लेकिन ये लिखित परंपरा में नहीं होती। अच्छा। ये मौखिक परंपरा में, जैसे हम जब ये नई पीढ़ी सीखती है तो वो क्या करते हैं कि जैसे रिहर्सल हो रही है तो बैठे हैं, देख रहे हैं, फिर मान लो कि कोई पात्र किसी दिन नहीं आया तो उसके जगह पे कोई दूसरा करने लगा। जब हम थिएटर की भाषा में कहते हैं कि प्रोक्सी कर रहा है, कोई नहीं आया तो उसकी जगह में। तो उसमें लोकनाट्य में प्रोक्सी की परंपरा है और वो आके उसका अभिनय करने लगता है। धीरे धीरे उसको जो भूलता है तो जो सीनियर है वो बताते रहते हैं। एक सूत्रधार होता है जो उसी का डायरेक्टर होता है। मतलब डायरेक्टर लोकनाट्य में नहीं होते थे, अभी भी नहीं होते। जो लोकनाट्य पारंपरिक है उसमें अभी भी न कोई राइटर होता न कोई डायरेक्टर होता। सबसे पहली खासियत है, हाँ, सब लोग मिल के करते हैं और वो लोक का कहलाता है। वो किसी एक व्यक्ति का व्यक्ति विशेष नहीं रहता, वो सभी का होता है। तो उसमें क्या है कि एक सूत्रधार होता है, वही लीडर होता है, वही डायरेक्टर होता है और वही गाइड करता है सबको, बताता है कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। और वो समसामयिक होता जाता है। मतलब अभी आज के समय में जो समस्या है, जो परंपराएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के आज जो नाटक चल रहा है, आगे आने वाले समय हो सकता है 15 दिन बाद वही नाटक बदल जाए। उसमें हो सकता है एक आध गीत और जुड़ जाए। जैसे छत्तीसगढ़ में आपने अगर देखा होगा नाटक है लोकनाथ नाचा, वहां का नाचा और गम्मत। तो वहां पर जब लोग कलाकार करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से उसको जोड़ते जाते हैं। जैसे कमीशन खोरी चल रही है तो उस पर उन्होंने गीत लिखा है। अच्छा। मतलब जो वो है क्या कहते हैं, जो अभी इस समय पे जो समस्याएं हैं उसको लेके हाँ वो समसामयिक बना देते हैं उस नाटक को। तो उसके लिए वो इम्प्रोवाइज करते हैं, संवाद भी इम्प्रोवाइज करेंगे और गाने भी इम्प्रोवाइज करेंगे और वो ऑन द स्पॉट कर देते हैं। अरे वाह। आंसू अभिनय की क्षमता जो होती है उनमें ज्यादा होती है कलाकारों से ज्यादा। अब ये बघेल का जो ये पूरा थिएटर है जी, ये इसमें भाषा जो होती है, भाषा क्या है? मतलब बघेली भाषा का थोड़ा सा मुझे परिचय करवाइए कि है क्या, मतलब कैसे बोली जाती है? क्या थिएटर की भाषा थोड़ी अलग ही होती होगी, आम जनता जो बोलती है वो अलग चीज है, लेकिन जब आप थिएटर में आते हैं, बघेली नाटक लिखते हैं, उसमें भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? बघेली में तो लिखने में बहुत ही कठिनाई जाती है। उसका कारण ये है कि जैसे हिंदी हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अच्छा। लेकिन बघेली में ये समस्या है कि आप बोलेंगे कुछ और लिखेंगे कुछ, क्योंकि जो बोलते हैं वो लिखने के शब्द ही नहीं है बघेली में, न तो कंप्यूटर में कहीं मिलता है। तो इसलिए बोल दिया। जैसे मैं अगर लिखूंगा कि का करी थे तो का करी थे लिख लेंगे। लेकिन जैसे हम करते हया, का करते हैं हम, जैसे अब बघेली में भी अलग अलग वैरायटी है। जैसे आप सतना की बघेली बोलेंगे का करते हया, जैसे शहडोल की बघेली है तो कहाँ जाते हैं भैया, का करते हैं, वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी टच वहां मिलता जुलता है। तो आप हमारे यहाँ कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले और चार कोस में बानी मतलब बोली भाषा। तो पानी बदल जाता है, पानी का टेस्ट बदल जाता है, उसी तरह भाषा का भी टेस्ट बदल जाता है। फिर जात में भी बघेली में अंतर है। जैसे हमारे ही गांव के जो आदिवासी हैं तो गोंडी बघेली अलग है और वो बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी ज्यादा मिक्स रहता है उसमें। जैसे छत्तीसगढ़ी में आप किसी सम्मानित व्यक्ति से भी बात करेंगे, बड़े अधिकारी से भी बात करेंगे तो रे करके बात करेंगे। कहाँ जावे साहब, कब आवे, कब जावे, मोर काम करवे का। लेकिन हमारे यहाँ अगर बड़ों से बात करेंगे तो हमारे यहाँ वैरायटी है बघेली में। मतलब छोटे से बात करेंगे तो अलग तरीके से बात करेंगे, बराबर वाले से अलग करेंगे और बड़े वाले से अलग करेंगे। अगर हम बड़े से बात करेंगे कि कहाँ जा रहे हो तो कहाँ जाई थे, अच्छा, कब आऊं, कब लौटब, कब जाब, कब खाब। लेकिन वही बराबर वाला है तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जावे, कब आउे। और छोटा है तो कहाँ जाते हैं, कब लौटुए, क्या करवे। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है।
अच्छा, तो बघेली में तो फिर नाटक आप कैसे देखते हो? जैसे छत्तीसगढ़ में कर रहे हो तो हाँ। फिर छत्तीसगढ़ के अनुसार भाषा बदलनी हाँ, पड़ती जब है ना? छत्तीसगढ़ी में करते हैं यही तो है। छत्तीसगढ़ी में करते हैं, मैं समझ गई। और बघेली में करें तो बघेली में। लेकिन ये खास बात है बघेलखंड में कि हम बघेली में भी नाटक करते हैं तो चरित्र के पर्सनालिटी के हिसाब से संवाद भी उसमें लिखा जाता है। अगर कोई बड़ा कैरेक्टर है, राजा है, तो नौकर से बात करते यही बोलेगा कि जाइए काम कर दे। लेकिन वो जब राजा से बात करेगा तो महाराज आपका जो आदेश हो, अपना की जो आदेश वह करे हम तैयार हैं। तो वही तो ये इसकी खासियत है, और इसमें वैरायटी भी बढ़ जाती है और खासियत भी बढ़ जाती है। तो ये अच्छाई भी है और लोगों को अच्छा भी लगता है, मिठास भी है। और किसी से जब लड़ाई करेंगे तो उसकी भाषा अलग है, अलग तरीके से। ये आदिवासियों के साथ जैसे आप थिएटर करते हैं ना, अभी भी करते हैं, मेरे ख्याल संगीत उन्हीं का ही होता है कि मतलब चुनौतियां क्या आती है, मतलब कैसे उनको तैयार करते हैं, कैसे करते हो आप लोग? आदिवासियों के साथ काम करने में सबसे कठिनाई तो ये जाती है कि आप जब किसी आदिवासी के पास जा रहे हैं और अगर वो आपको नहीं पहचानता तो सबसे पहले बताएगा ही नहीं कि उसको कुछ आता है। जैसे हम लोग जाते थे खोजने के लिए, एक बार की घटना बताते हैं। हम लोग पता चला कि एक गांव है सिरसी, वहां पर कोई यादव रहते हैं और वो चंदैनी गाते हैं और बहुत सारी गाथाएं गाते हैं। हम लोग पता लगाते लगाते गए और वहां रोड भी नहीं थी, 2 किलोमीटर पहले तक रोड थी न, तो वहां लाइट थी न, मोबाइल की सुविधा थी जहां हमको जाना था। अब पता लगाते लगाते पता चला कि एक बांध की मेड़ थी और वो टूटा हुआ था। फिर हम लोग 2-3 लोग मिलके उसको बाइक को उठा के इस पार से उस पार रखे, फिर कैसे कैसे रात को पहुंचे, 10 बजे रात, ढूंढते ढूंढते हम और रजनीश। अब पहुंचे जब तो उनके पास तक पहुंचे, लेकिन उनका नाम था राम प्रसाद यादव और उनको लोग जानते हैं आल्हा बाबा के नाम से। अच्छा। अब हम लोग नाम पूछे तो कोई नाम न जाने, कोई उनको ये न जाने, फिर करते करते पहुंच गए। अब उनसे जब बोले कि आप चंदैनी गाते, बोले हम तो नहीं गाते, वो फला व्यक्ति गाते हैं। अब वो बोले कि हम कुछ नहीं जानते। फिर फला व्यक्ति, हमने कहा उनके पास ले चलिए। जब उनके पास गए तो बोले हम नहीं गाते, ये तो यही गाते हैं। अब वो बोले कि ये गाते हैं, बोले ये गाते हैं, और गाते दोनों थे। फिर करते करते जब हम बताए कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर बोले ठीक है। फिर थोड़ा सा उन्होंने चंदैनी सुनाया, फिर आल्हा गाया, और वो आल्हा की बामन गाथा गाते हैं, बामन कथाएं। और उन्होंने कहा कि हम 3 दिन 3 रात तक एक गाथा को गाते हैं। मतलब 6 महीने अगर हम लगातार गाएंगे रातों दिन, तब जितनी गाथा हम जानते हैं पूरी हो पाएगी, कितना वो जानते हैं। हाँ, लेकिन वो कहीं जाते नहीं। और अभी इस समय वो लगभग 95 साल से ऊपर के हो गए, अभी भी वो गाय चराने जाते हैं पहाड़ी में। आज के समय में रोड बन गई है उनके घर तक, बिजली भी पहुंच गई है और मोबाइल की सुविधा भी, नेटवर्क थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो अभी पिछले साल हम लोग फिर गए थे, एक बार बड़े मुश्किल में भोपाल उनको लेके आए थे। और वो गाय बैल रखते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे गाय बैल कौन देखेगा, ये करेगा वो करेगा। और जो बच्चे बहू हैं तो वो दूसरी जगह रहते हैं, तो वो कहीं जल्दी जाते नहीं। पर वो बहुत सारी गाथाएं, वो बोलते हैं कि बघेलखंड की जितनी गाथाएं हैं आप उनका नाम ले लो उस गाथा का, तो मैं गा के सुना दूंगा। तो वो बंजोरवा भी गाते हैं, वो सराय भी गाते हैं, वो चंदैनी भी गाते हैं, वो चंदनुआ भी गाते हैं, छाहुर भी गाते हैं, बंजोरवा भी गाते हैं, आल्हा भी गाते हैं, बहुत सारी गाथाएं गाते हैं। और बाकी जो लोग गीत हैं तो गाते ही। तो ये इनमें से कोई गाथा आपको याद है? कोई गाथा जैसे जो आप सुना सकते? चंदनुआ है, उस पर हमने एक नाटक भी लिखा, उसके बहुत सारे शो हुए, भारत भवन में शो हुए। तो चंदनुआ भी हमको एक खुखरा गांव है वहां मिला था। वहां हम लोग गोड़ी रामायणी ढूंढने गए थे तो चंदनुआ मिला, रामायणी नहीं मिली। तो ऐसे कई बार होता है कि हम कहीं कुछ खोजने गए तो दूसरी चीज मिल गई, फिर वहां वो खोजने गए तो कुछ और चीजें मिल गई। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें मिली इस बीच। तो मैं चंदनुआ नाटक का कुछ गीत सुनाता हूँ। उसमें जो गिलहनी नायिका है और नायक जो है चंदनुआ है, तो उसका मैं संवाद सुनाता हूँ। गिलहनी जो है 16 साल की हो जाती है। तो जैसे आज के समय में कोई प्रपोज करेगा तो आई लव यू बोलेगा या फूल देगा या कुछ करेगा, लेकिन वो कैसे प्रपोज करती है लोक में, आप सुनिएगा। 16
सोरह बरिस मोरी हुई गए उमरिया, गिनत गिनत दिन गा बीती, के हाँ चंदन गिनत गिनत दिन गा बीती। सोरह बरिस मोरी हुई गए उमरिया, गिनत गिनत दिन गा बीती, के हाँ चंदन गिनत गिनत दिन गा बीती। मानिल हमरो कहन बाहु चंदन, हमसे लगाइल प्रीति, के हाँ चंदन हमसे लगाइल प्रीति। तो फिर वो चंदन क्या कहता है, तू कहाँ राज माँ हलकाई बेटी, हम कहाँ जातिया हीर जी। वो राजा की बेटी रहती है छत्री की, और वो अहीर का बेटा रहता चरवाहे का। तो कहते कहाँ तुम राजा की बेटी है और कहाँ मैं चरवाहा, मेरा तुम्हारा मेल कैसे खाएगा। तू कहाँ राज माँ हलकाई बेटी, हम कहाँ जातिया हीर जी। तू ता खाते है गिलहनी खोबायो खीर, हम कहाँ खटी के माहेरी जी। अजो जाने पई बाबू तोहारता, हमरो छतिया दही चीर जी। वो कहता है कि तुम खोवा खीर खाती हो, मिठाई खाती हो, रबड़ी मलाई खाने वाली, और मैं कहाँ खट्टी महेरी खाने वाला, छाछ पीने वाला आदमी, हमारा तुम्हारा कैसे बनेगा। और तुम्हारे पिताजी को अगर पता चला तो हमको जिंदा ही करवा देंगे। तो वो कहती है कि ना चाही चंदन हमका राजमहल, ना चाही खोवायो खीर जी। हमका ता चाही चंदन उमर भर के संगी, चंदन बीर हीर जी, चंदन बीर हीर जी। इमोशनल हो जाती है वो। आप इमोशनल तो उस भाव में मैं जब गाने की गाता हूँ तो फीलिंग भी आ जाती है। नहीं, ये तो यही तो कलाकार की पहचान है ना, कि भाव। तो वो इमोशनल हो जाती है, और इमोशनल वो भी इमोशनल हो जाता है, और वो फिर स्वीकार कर लेता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दिन ऐसा होता है कि तेज बारिश होती है, और वो जहाँ चरवाही करता, जहाँ भैंस गाय रहती है वहीं रहता है। तो वो दूध लेने के लिए गिलहनी जाती है अक्सर। तो वहीं तेज बारिश होने के कारण गिलहनी को भी वहीं रुकना पड़ता है, और दोनों का संयोग हो जाता है। तो वो गिलहनी बोलती है कि अब यहाँ से भाग निकलो, नहीं तो पिताजी को पता चला तो दोनों को मरवा देंगे। तो वो पहले तो मना करता है, फिर उसके बाद दोनों भाग निकलते हैं। और जैसे राजा को पता चलता है तो वो चारों तरफ सैनिक दौड़ा देता है और उसको पकड़ लेते हैं। वो दोनों मंदिर में शादी कर रहे होते हैं। तो फिर वहां पर क्या होता है कि मंत्री जो है, पहले तो मंत्री इसको संदेशा देता है राजा को कि आपकी बेटी को चंदनवा लेके भाग गया। तो वो भी गाने से कहता है, वो कहता है गिलहनी का चंदनवा लेके भागीगा सुना हो राजा, गिलहनी का चंदनवा लेके भागीगा, गिलहनी का चंदनवा लेके भागीगा सुना हो राजा, गिलहनी का चंदनवा लेके भागीगा। राजमहल के मरम न जानिस, राज के नाक कटाइस, कौन जन्म के बदला राजा तुमसे आज भगाइस। बाढ़ी जमुना में भाला कैसे पार गा सुना हो राजा, गिलहनी का चंदनवा लेके भागेगा। अब इसी को वो लीड करता है मंत्री, और कोरस भी साथ में गाता है। तो कोरस इसको चिढ़ाते हुए गाता है इसी गाने को,
अलग तरीके से डांस करते हुए। गिलहनी का चंदनवा लइके भाग गा सोना हो राजा, गिलहनी का चंदनवा लइके भाग। कोरस मतलब गांव के लोग, होता है ना कि किसी की बच्ची भाग जाए तो कहते अच्छा हुआ उसके साथ, तो वो मजे लेके गा रहे हैं। तो दो चीजें एक साथ चल रही हैं। तो राजा बोला कि हमको खुशखबरी देने आए हो, उधर सैनिक दौड़ाओ और पकड़वाओ उसको जैसे भी हो, अगर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं तुमको जान से मरवा दूंगा। तो वो चारों तरफ सैनिक दौड़ाता है, फिर उसको पकड़ के ले आते हैं। तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है चंदनुआ से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुमको सजा होने वाली है। तो वो बोलता है कि अंतिम इच्छा है कि मैं राजा के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, सैनिक तैयार करो। तो बोलता है सैनिक से नहीं, हमको राजा से लड़ाई करनी है। और दोनों की लड़ाई होती है। जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक लोक नृत्य है अहिराई लाठी, वो युद्ध फार्म में है। तो वो दोनों अहिराई लाठी खेलते हैं और राजा, उसमें शर्त होती है कि अगर राजा जीता तो गिलहनी राजा के साथ जाएगी और चंदन जीता तो चंदन के साथ। और अंत में होता है कि राजा हारता है और फिर चंदन गिलहनी को लेके चला जाता है। और गिलहनी भी स्वीकार कर, वो कहती है कि मैं चंदन के बिना रह नहीं सकती, तो वो उसके साथ जाती है। और फिर अंतिम में हमने रामचरितमानस पे 2-4 चौपाई उसमें रखा है लास्ट में। होई हाया सोई जो राम रचि राखा, को कारी तरह के बढ़ावाही शाखा। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा हो कुमेटन हारा। होई हाय सोई जो राम रचि राखा। इस तरह से वो चौपाई चलती है। और उसका बाद जो राजा है तो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, हार मान लेता है और वो भटकने लगता है इधर उधर, तड़पने लगता है बेटी की याद में। और वो भी अपने भावों को व्यक्त करता है गाने के माध्यम से। बेटिया छोटा तनाही परा, मन मारही प्रीतिया लाला, करवे कन्यादान। बेटिया छूटत नाही परा, बेटिया छूटत नाही परा। ये चंदनुआ का था। फिर बहुत सारे कहाँ से तैयार हुआ है? संगीत की भी कोई शिक्षा ली है? फिर हमने वहां से थिएटर की पढ़ाई किया था 3 साल, उसमें संगीत। उसके बाद फिर हम दो पढ़ाई एक साथ कर रहे थे वहां पर यूनिवर्सिटी में नियम था कि आप एक डिग्री के साथ एक डिप्लोमा भी कर सकते हो। अच्छा। तो 3 साल का मेरी 3 साल की पढ़ाई थी। और वो सिलेबस था एनएसडी की जो 3 साल वाली है। तो वो सिलेबस खैरगढ़ में शुरू हुआ था, वो 2 बैच ही चला था, फिर मेरे बाद बंद हो गया था। तो उसमें जब पहला मेरा साल था तो उस समय मैंने योगा सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया एक साथ। फिर 2 साल मैंने जूनियर, गीतांजलि जूनियर और गीतांजलि सीनियर का कोर्स कर लिया फाइनल होते होते। और उसके बाद फिर मैं रीवा यूनिवर्सिटी से MSW किया और उसी के साथ वहाँ खैरगढ़ से लोक संगीत में प्राइवेट डिप्लोमा किया 2 साल का, 2 साथ। और उसके बाद जैसे MSW इधर कंप्लीट हुआ उधर लोक संगीत, तो उसी के आधार पर मैंने लोक संगीत से MA भी किया प्राइवेट खैरगढ़ से। वाह। अच्छा, अब आखिरी में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। जैसे हमने आदिवासियों की तो बात की, अब आपकी वो है इंद्रवती नाट्य समिति जी, क्योंकि आप यहाँ पे है जी। तो आप बता सकते हैं कि आप लोग कैसे वर्कशॉप्स करते हैं और युवाओं को आप फोक थिएटर से कैसे जोड़ रहे हैं? तो नाट्य समिति उसमें कैसे कार्य कर रही है और कैसी वर्कशॉप्स आप लोग चलाते हैं? क्या उसमें अनुशासन होते हैं? तो थोड़ा सा आप अगर बोलेंगे तो आपका कार्य भी दिखेगा लोगों को कि आप। हम लोगों ने 2005 में शुरू किया था काम, समिति बनाया था ऐसे ही
मतलब हम लोगों ने जुगाड़ थिएटर ग्रुप के नाम से एक संगठन बनाया। मतलब कोई कागजी कार्रवाई नहीं, ऐसे ही मौखिक रूप में बना लिया और उसी के नाम से हम लोग कार्यक्रम करने लगे, वर्कशॉप करते थे। फिर ये हुआ कि 2008 में जब हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे और जन अभियान परिषद में गए नुक्कड़ नाटक का प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन दिखाओ। हमने कहा रजिस्ट्रेशन भी होता है, हम लोगों को पता ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो फिर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया 2008 में, और तब से लगातार 2005 से लगातार कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं और हमेशा निःशुल्क कार्यशाला करते हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग का ये प्लान था कि हम लोग दूर दूर जाके पूरे देश भर में जाके अलग अलग जगह पर अलग अलग गुरुओं से सीखा, तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से सीखा या और किसी कार्यशाला के माध्यम से सीखा, एनएसडी की कार्यशाला के माध्यम से सीखा। तो हम लोग जो भाग दौड़ कर रहे थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं या माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो थिएटर में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कौन क्या करता है। पहले तो संगीत नाटक अकादमी की इस तरह की कार्यशालाएं होती थी, आवासीय कार्यशालाएं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी करवाती थी, लेकिन अब बहुत सारी कार्यशालाएं सब बंद हो गई हैं, और होती भी हैं तो उस तरह की नहीं होती जैसे पहले होती थी, और होती है तो उनको फीस लगाया जाता है, फार्म फीस होता है, रहने का शुल्क देना पड़ता है, खाने का देना पड़ता है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि जन सहयोग से ऐसी कार्यशाला करें कि जो बच्चे नहीं सीख पाते पैसे के अभाव में, वो लोग भी सीख पाएं और रंगकर्म और समृद्ध हो सके। तो इस लालच से, इस लालसा से हम लोगों ने शुरू किया था 2005 में, और वो निरंतर, पहले तो हम लोगों ने 2014 तक हम लोगों ने तो जितनी कार्यशालाएं की तो वहां लोकल के लोगों के साथ किया, लेकिन 2015 से हम लोगों ने राष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला शुरू किया, जिसमें आवासीय कार्यशाला होती है और उसमें रहने खाने की व्यवस्था हम लोग करते थे और जन सहयोग से करते थे। तो हम लोगों ने शुरू किया और पूरे देश भर के लोग आने लगे। फिर उसी समय हम लोगों ने फेस्टिवल किया, जो महावर महोत्सव किया 111 दिन की, 51 दिन की, उससे पूरे देश भर में और लोगों को, जितने रंगकर्मी थे, उनको पता चला कि सीधी में कोई नाट्य संस्था है जो इस तरह की कार्यशाला और महोत्सव करती है। और ये अच्छा था कि ज्यादातर लोग हमारे यहाँ कार्यशाला में जो आए, तो दिल्ली में बड़ी संस्थाओं के साथ काम करने के बाद आए, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गए ऑडिशन देने के लिए, उसके बाद उनको पता चला कि सीधी में कोई संस्था है। तो दिल्ली में आने के बाद लोगों को पता चला कि सीधी में कोई नाट्य संस्था है, और दिल्ली से कोई अगर सीधी में सीखने के लिए आता है तो हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं कि दिल्ली से, मुंबई से, कुल्लू मनाली से और पूरे देश भर से, जम्मू कश्मीर और गुजरात से, महाराष्ट्र से, सब जगह से अगर लोग सीधी में सीखने आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम कार्यशाला नहीं करेंगे तो जिसको रंगमंच करना ही नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं से सीखेगा और कहीं ना कहीं से सीख के करेगा वो, जिसका करना है, जिसको करना है। लेकिन हम लोग प्रयास किए तो इसका ये हम लोग को ये मिला, हम लोग को क्रेडिट मिला कि हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने लोक कलाओं को जिंदा रखा है, इन लोगों ने लोक नाट्य को जिंदा रखा है, थिएटर को जिंदा रखा है, लेकिन हम लोग हमेशा बात करते हैं, हम और नीरज, कि हम लोग लोक कलाओं को जिंदा नहीं रख सकते या रंगमंच को जिंदा नहीं रख सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। लोक रंगमंच, लोक कलाएं हम लोग को जिंदा रखे हैं, और उसी की बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसे देश भर में घूम के थिएटर कर रहे हैं या लोक कलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें लोक कलाओं का ही हाथ है, उन्हीं का वो है कि हम उनकी बदौलत यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं तो यही कहूँगी कि यार ये जो है, क्योंकि इस इंद्रवती नाट्य समिति के साथ मेरे को भी काफ़ी वर्ष हो गए, तब मैं आज तक में थे और आप लोगों को कवर करते रहते थे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आदिवासियों को जोड़ते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं। जो नीरज ने भी मुझे बताया था कि वो बायर लेके गया था एक समय पे, इतना एक्सपोजर देना आदिवासी समाज को। उसके साथ में फिर जो शहर के युवा है वो सीधी जाते हैं, इनसे सीखते हैं। तो जो ये नाट्य समिति है, मैं चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें मैक्सिमम सपोर्ट मिले, और हम लोग भी हैं इनके साथ में, जो भी इनके आगे के जितने भी कार्यक्रम हो उसको हम भी कवर करें, ताकि भारत मेरे साथ द्वारा इनको एक सहयोग मिले। और
मैं वाकई में मतलब दाद देती हूँ कि एक गांव का लड़का जो है इतना आगे निकल सकता है। जो लोग विदेश जाते हैं, आपके सामने उदाहरण है रोशनी खुद अपने आप में, कि वो एक गांव से निकले और इतनी पढ़ाई करके उन्होंने जो लोक नाट्य है उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। और मैंने आपको 18 जनवरी का समय दिया है, उस दिन हम आपको सम्मानित भी करेंगे। जितने भी हमारे मेहमान हैं उनसे आप मिलेंगे भी और अपना प्रचार प्रसार भी वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बहुत जाते जाते कुछ अब बढ़िया से बोल के जाइए, आप बहुत रो लिए पूरे एपिसोड में रो रहे हैं। एक बढ़िया सा कुछ बोल के जाइए अपनी भाषा में। एक मैं हमारे यहाँ की कोहरौनी एक गाथा है, कुम्हार जाति के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हाँ। तो कोहरौनी गाथा गाते भी है और मटका भी बजाते हैं हम लोग। तो मैं एक सुमिरनी गीत थोड़ा सा उसी से ही एंड करेंगे हम, ठीक है। अरे मोर रामा, अरे समलिया हो, अरे भले जोगिया होगे राम हो राम। लोक की एक अवधारणा भी है और एक सिद्धांत है कि वो कभी आपस में विवाद करने की या कंपटीशन करने की, प्रतिस्पर्धा करने की बात नहीं करता। वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने की बात करता है। वो इस गीत के माध्यम से देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो कथा लिखा पूरा करूं, बिरहा छंद बनाए, और कंठे बैठो शारदा, तनि सन्मुख होत सहाय हो राम। लोक की भाषा में हमारे यहाँ सरस्वती को सुरसतिया बोलते हैं। अच्छा। तो माई सुर सतिया हो, मैया सुर सतिया, माई सुर सतिया हो, मैया सुर सतिया, बैठा हमरे कंठन पर जपी हम दीन रतिया, बैठा हमरे कंठन पर जपी हम दीन रतिया, बैठा हमारे कंठन पर जपी हम दीन रतिया, अच्छे अच्छे गहनन से करौ तू मैया भेटिया, अच्छे अच्छे गहनन से करौ तू मैया भेटिया। कहती है कि अच्छे अच्छे गाने वालों से मुलाकात करवा दो। अच्छे अच्छे गहनन से करौ तू मैया भेटिया, ना केहू से हार करावा, ना केहू से जीतिया, ना केहू से हार करावा, ना केहू से जीतिया, ना केहू से हार करावा, ना केहू से जीतिया। और दोनों दल बराबर लाड़ा तब बढ़े पीरितिया, दोनों दल बराबर लाड़ा तब बढ़े पीरितिया, दोनों दल बराबर लाड़ा तब बढ़े पीरितिया। मैया नैया लगाई देते पार हो राम। चलिए हम भी सुबह से मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी नहीं पार लगा दीजिए, क्योंकि सुबह से चौथा इंटरव्यू है हमारा और हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं आज कि हम जितने भी कलाकारों को प्रमोट कर सके आज के दिन में। यही हमारी स्वतंत्रता दिवस का जो तोहफा है आप लोगों के लिए यही है कि आप हमेशा हमारे, आप इसे समझिए कि आपका घर है। जब आपका मन करे आप आके इंटरव्यू दीजिए, बातचीत करिए, चर्चा करिए। तो मैं आप, क्योंकि रोशनी हमारे पास में मध्य प्रदेश से आए हैं और सीधी से आए हैं, तो मैं अब इनको कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आप आते रहिए और हमेशा आते रहिए, और 18 जनवरी को जरूर आइएगा, उस दिन कोई बहाना नहीं चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके न्यूज चैनल भारत मेरे साथ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम जो दर्शक श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें कैसा लगा आप लोगों को। और क्योंकि आप लोग से जुड़ेंगे, लोग को समझेंगे, जानेंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों की जरूरत हो लोग और रंगमंच, तो उन्हें उन तक ये बातें पहुंचे और वो लोग भी जाने समझें और जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।